हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, गुड, वेरी गुड। मैं डॉक्टर एम राय, आपका यूट्यूब चैनल डॉग्जी केमिस्ट्री। तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, एंड उसका एप्लीकेशन में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका प्रोसेस क्या होगा, जिसमें बहुत सारा एप्लीकेशन था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड आज अगेन हम इंडक्टिव इफेक्ट से ही कुछ क्वेश्चन को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था कि ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट में आपको फर्स्ट पॉइंट ये माइंड में रखना है कि केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस हो, दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस हो, तब आपका इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप सोर्स से आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो धीरे धीरे कम होता है और 3 और 4 कार्बन के बाद यह इफेक्ट समाप्त हो जाता है। यह परमानेंट इफेक्ट है, राइट? क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसा कुछ है नहीं कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है जिस एटम के कारण है, जैसे कोई पुलिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप अवेलेबल हो या फिर डोनेटिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप अवेलेबल हो, तो ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। वह ग्रुप ऐसा नहीं बोलने वाला है कि मैं यह पुल नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं, या फिर इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं। ऐसा कुछ नहीं। तो ये जब तक वो ग्रुप रहेगा, ये इफेक्ट अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स व्हाट? दिस इज योर परमानेंट इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। और बहुत सारे ग्रुप्स मैंने आपको मेंशन किए ऑन द बेसिस ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उसी के हेल्प से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन मेंशन किया है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl एटम ऑपरेट्स इन, किसमें Cl एटम के कारण इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है? तो सिंपल है, मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है तो इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ कोर्स अधिक है, तो यहाँ पर पोलैरिटी है। इट मीन्स व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ भी कार्बन क्लोरीन के बीच है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन के बीच है। इट मीन्स व्हाट? ये सब में इंडक्टिव इफेक्ट है, सारे कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट है। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस, सब में इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है। मैंने बताया कि डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस अवेलेबल होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस में देखने हैं? सिग्मा बॉन्ड में। हाँ, पाई बॉन्ड का रोल्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस को पता करने में किसी किसी कंपाउंड में, लेकिन फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड में। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑपरेट्स इन, तो ऑफ कोर्स कार्बन, यहाँ कार्बन और दिस इज योर NO2 ग्रुप, इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है, या सिंपली आप कह सकते हो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, राइट? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस, सब में इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है। अगेन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, किस में? CH3 के कारण इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है।
तो आप देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस नहीं है। तो जब किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस नहीं है तो यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, राइट। इसमें देखो कार्बन जो कि सैचुरेटेड है एंड दिस इज योर अनसैचुरेटेड कार्बन, डबल बॉन्डेड। तो मैंने बताया था कि कभी कभी डबल बॉन्ड के कारण भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्डेड। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर sp2 है, राइट, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब शायद ये आपको पता होना चाहिए कि sp3 और sp2, हालांकि मैं बता दूंगा जस्ट, जैसे कि अगर कार्बन है सैचुरेटेड है, ये 4 सिग्मा, राइट, तो 4 सिग्मा 0 पाई, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये sp3 होता है, 4 सिग्मा 0 पाई। किसी एटम के अराउंड अगर 4 सिग्मा अवेलेबल हो, ऑफ कोर्स वो sp3 होगा। 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 2 सिग्मा 2 पाई sp ये। और अगर आप पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दो, अगर मान लो कि पाई बॉन्ड नहीं भी हो, ये सिग्मा हो 4 सिग्मा 3 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप इसके अराउंड चेक कर सकते हो, इस कार्बन के अराउंड आपको 4 सिग्मा मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड और एक ये 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा तक क्या होगा sp3। इस कार्बन के अराउंड देखोगे तो आपको ये सिग्मा, एक हाइड्रोजन से और एक ये, एक तो पाई है, तो इसके अराउंड 3 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई sp2, तो ये sp2 और ये sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस है, क्योंकि हम आपको आगे ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp में, देन sp2 में एंड देन sp3 में होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आई मीन पुलिंग टेंडेंसी का एबिलिटी सबसे ज़्यादा sp में, देन sp2 में, देन sp3 में, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो sp2 एंड sp3 अगर आपके पास हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर ये sp3 और ये sp2, तो राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस होगा। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, इस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट है, इस मिथाइल के कारण इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड, ये सैचुरेटेड पार्ट है, तो ऑफ कोर्स sp3 है। और इस कार्बन में अगर देखोगे तो आपके पास 3 बॉन्ड है और सिंगल बॉन्डेड है, आई मीन सिग्मा है, इसके अराउंड 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मैंने बताया कि पाई नहीं भी हो तो चलेगा, सिग्मा होना चाहिए, तो 3 सिग्मा आई मीन sp2। इट मीन्स व्हाट, दिस इज योर sp2, ये sp2, तो ये sp3 और sp2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेज आया, राइट, तो डिफरेंसेज आया, इट मीन्स व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट, इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, सब सैचुरेटेड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस नहीं है। इट मीन्स व्हाट, B एंड C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज D। इसमें B एंड C ऑप्शन मेंशन है, इसलिए D ऑप्शन करेक्ट हो। सेम क्वेश्चंस आपके यही है, मिथाइल ग्रुप के कारण किस में ऑपरेट कर रहा। तो मैंने बताया था कि कार्बन जो 4 बॉन्डेड आपका होता है, सैचुरेटेड केस में 4 सिग्मा बॉन्ड से वो सराउंडेड है कार्बन। तो अगर एक बॉन्ड टूटा हुआ है, इट मीन्स वो आपका 3 बॉन्ड के साथ सराउंडेड है। एक बॉन्ड टूटा हुआ है तो मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी फ्री रेडिकल, वो डिपेंड करता है कि उसका क्लीवेज किस टाइप से हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स इस कार्बन का 3 बॉन्ड अवेलेबल है, आई मीन 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मैंने बताया था कि अगर 3 सिग्मा है इट मीन्स वो sp2 है, तो ये आपका sp2 है, और ये कार्बन ये sp3 है, sp3
यहाँ पे इसके अराउंड देखोगे ये भी sp3, ये भी sp3, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आपका ये sp2 है, लेकिन इसके बाद वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड जो है सब क्या है sp3। तो sp2 sp3 इट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस। कितना सिंपल है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से बनेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है, इट मीन्स व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, इट मीन्स इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ भी देखोगे प्लस है, प्लस का मतलब क्या, कार्बन के जो 4 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो 3 बॉन्ड इसके पास है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड 4 बॉन्ड, इट मीन्स व्हाट, sp3। तो sp2 sp3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस यहाँ भी है, sp2 sp3। तो जो सैचुरेटेड है वो sp3 ही होगा, जो कटाइन है जिसमें एक बॉन्ड टूटा हुआ है वो sp2 ही होगा। तो sp2 sp3, इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है, इट मीन्स व्हाट, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट, इट मीन्स ऑल ऑफ दिस। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है ऑफ कोर्स इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्री रेडिकल से, तो यहाँ भी क्लीवेज है, राइट, यहाँ भी क्लीवेज है, क्योंकि कार्बन अगर आपका देखो कि ये 3 बॉन्ड और एक ये नहीं, तो सिग्मा 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 3 सिग्मा, ये तो कोई बॉन्ड फॉर्म कर नहीं रहा, राइट। तो 3 सिग्मा इट मीन्स व्हाट, sp2। तो ये भी sp2 है, ये sp3 है, तो sp2 sp3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस, यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस, यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस, इट मीन्स इसमें भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। अब कहता है कि इन विच मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डज नॉट फील द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप एट ऑल। किसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट अवेलेबल नहीं। किस ग्रुप में, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट नहीं है। मिथाइल ग्रुप आपको पता है वो डोनर है, मिथाइल ग्रुप क्या है, वो डोनर है, और डोनर का कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि मेरा कहना है कि पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स व्हाट, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, आज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो डोनर ग्रुप है, ये डोनर उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इट मीन्स इस कटायन का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी इन्हांस करेगा, आई मीन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर आपका बहुत अधिक डिस्टेंस हो तो डोनेटिंग पावर काम नहीं करेगा, बहुत अधिक डिस्टेंस हो, क्योंकि मैंने बताया था कि डोनेटिंग पावर हो या एक्सेप्टिंग एबिलिटी वाला ग्रुप हो, इंडक्टिव इफेक्ट में 3 और 4 कार्बन के बाद क्या होता है, इंड कर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मैक्सिमम 4 कार्बन तक आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। तो किसी एक को कलेक्ट करने हैं जिसमें पॉजिटिव और मिथाइल ग्रुप में डिस्टेंस बहुत अधिक हो। तो आप देखोगे यहाँ से अगर देखें तो ये 1 2 3 4 इट मीन्स है 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2, यहाँ भी है, या आप इससे देख लो तो 1 2 पर ही है, इससे देखोगे तो 1 2 3 4, और यहाँ देखोगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इससे इतना अधिक डिस्टेंस है। इट मीन्स इस मिथाइल ग्रुप का डोनेटिंग पावर तो है, लेकिन इसका डोनेटिंग पावर का इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज पर नहीं होगा। इट मीन्स इस मिथाइल ग्रुप का इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काम कर रहा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस बढ़ने से उसका मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का डिक्रीज कर जाता है, और ये 3 4 कार्बन के बाद ये आपका इफेक्ट होता है। तो ये तो बहुत अधिक डिस्टेंस है इसका, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, राइट। तो ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और स्पेशल क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछता है कि
इसमें कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, तो ऑफ कोर्स आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि रियली ये इफेक्ट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे और डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज अगर हम मेंशन करते हैं OCH3, राइट, निगेटिव चार्ज OCH3 और अगेन निगेटिव चार्ज OCH3, ये और फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये क्वेश्चन कहता है कि इस OCH3 का इस निगेटिव पर कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट है, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौन सा इफेक्ट है। तो ऑफ कोर्स रेजोनेंस मैंने अभी आपको नहीं बताया है, हो सकता है कि आप पहले से जानते हो, लेकिन रेजोनेंस का कंडीशन है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके एडजेसेंट एटम पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसी कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही निगेटिव चार्ज नहीं है, रेजोनेंस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इट मीन्स व्हाट, उसमें रेजोनेंस नहीं है। तो कहता है कि जब ये निगेटिव रेजोनेंस पर है ही नहीं, निगेटिव रेजोनेंस में है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इस पर नहीं आएगा, उसका इफेक्ट जो है वह इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो है इंडक्टिव इफेक्ट में वो कैसा बिहेव करता है, एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग, राइट। एक्सेप्टिंग एबिलिटी क्या होता है, OCH3 ग्रुप आप देखना, मैंने पुलिंग टेंडेंसी वाले ग्रुप में और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप में मैंने इसको मेंशन किया है। तो उसमें पुलिंग टेंडेंसी का एबिलिटी होता है, तो पुलिंग टेंडेंसी का एबिलिटी डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडक्टिव इफेक्ट, ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। और निगेटिव को कैसे स्टेबलाइज करते हो, निगेटिव को कैसे स्टेबलाइज करते हो, डोनर से स्टेबलाइज करते हो या फिर एक्सेप्टर से स्टेबलाइज करते हो। मैंने बताया था कि अगर डोनर आप यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, डोनर के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टर है तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, एक्सेप्टर। ऑफ कोर्स ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है। अब आपको देखना होगा कि इसमें निगेटिव के क्लोज कौन है, जो निगेटिव के नज़दीक होगा उसमें पुलिंग टेंडेंसी बहुत अधिक होगा, वह ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि एक्सेप्टर जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू निगेटिव को स्टेबलाइज करता है और इसमें रेजोनेंस है नहीं। निगेटिव इफेक्ट पर OCH3 का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, क्योंकि निगेटिव रेजोनेंस में नहीं है, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट में OCH3 ग्रुप जो होता है वो पुलिंग टेंडेंसी का काम करता है। पुलिंग टेंडेंसी डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहां पर ये नजदीक है, पुलिंग टेंडेंसी अधिक होगा, इट मींस इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। उसके बाद इससे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, पुलिंग टेंडेंसी थोड़ा डिक्रीज करेगा, इससे और डिस्टेंस बढ़ गया, पुलिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगा, पुलिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स आपका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो फर्स्ट का, देन सेकेंड का एंड देन थर्ड का, ये होगा आपका, राइट। अगर मान लो कि एक और क्वेश्चन हम मेंशन करें कि ये सेम प्रोसेस ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, राइट। और यहाँ पर अगर हम लगा दें CH3 ग्रुप लगा देते हैं, राइट। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पर निगेटिव सेम प्लेस पर एक ग्रुप मेंशन करते हैं, राइट, OCH3 एंड फिर सेम टाइप का स्ट्रक्चर निगेटिव, लेकिन यहाँ पर हम क्लोरीन मेंशन करते हैं,
राइट। अब यहाँ पर मैंने प्लेस चेंज नहीं किया, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट मैंने ये आपका प्रोसेस यूज कर दिया, क्योंकि निगेटिव से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पुलिंग टेंडेंसी कम होगा। लेकिन यहाँ पर तो निगेटिव का जस्ट इक्वल पोजीशन पर अवेलेबल है, और यहाँ पर भी हमको इस निगेटिव की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करना है कि किसकी स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, राइट। तो ये आप जानते हो कि ये निगेटिव रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अवेलेबल है, राइट। तो ये निगेटिव रेजोनेंस में नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट की तरह काम करता है, ऐसे भी इसमें रेजोनेंस तो है नहीं मिथाइल ग्रुप में, और मिथाइल ग्रुप कोर्स डोनर होता है। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर डोनर, राइट। OCH3 ग्रुप ये मैंने बताया था -I इफेक्ट होकर काम करता है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऑफ कोर्स ये भी आपका क्या है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर दो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पुलिंग टेंडेंसी ये भी है, पुलिंग टेंडेंसी ये भी है, लेकिन ये डोनर। तो मैंने आपको बताया था कि जो डोनर है वो निगेटिव के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा। इट मीन्स सबसे कम स्टेबल ये होगा, राइट। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जिसकी पुलिंग टेंडेंसी अधिक होगी। तो हैलोजन की पुलिंग टेंडेंसी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन की पुलिंग टेंडेंसी OCH3 ग्रुप से ज़्यादा है। आप देख लेना, मैंने निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में पुलिंग टेंडेंसी वाले ग्रुप में मैंने इसको अरेंज किया है, राइट। तो हैलोजन की पुलिंग टेंडेंसी OCH3 ग्रुप से ज़्यादा है। इट मीन्स इस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा, आई मीन थर्ड, देन सेकेंड, क्योंकि ये भी एक्सेप्टर है, लेकिन हियर इज डोनर, देन सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो कैसा रहा? आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट से आपको क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना आपको बताया वो सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इससे ज़्यादा आपको है भी नहीं, राइट। तो मिलते हैं अगेन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप स्टडी ध्यान से करते रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।